सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड JKPSC KS का एग्ज़ाम आपको पता है 31 जुलाई को है। एंड अब 20 से 25 दिन जो है वो बच रहे हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जिसको एग्ज़ाम सेंटर चेंज करवाना है तो वो 12 तारीख तक जो है PSC ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन जो है वो दे सकता है। एंड 15 जुलाई से जो हैं वो आपके एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएंगे। एंड 20-25 दिनों में, क्योंकि रिवीजन का ही टाइम होता है, आपको पता है मोस्ट प्रोबेबली फ्रेश आप पढ़ना चाहेंगे तो जो फ्रेशर्स हैं वो ज़रूर फ्रेश पढ़ सकते हैं। बट आपको पता है कि ये फ्रेश पढ़ने का टाइम इस वक्त नहीं होता है। अगर आप फ्रेश पढ़ने बैठेंगे तो इट मीन्स कि आप थोड़ा डिलेड मोड में चल रहे हैं, क्योंकि ये जो है रिवीजन का ही टाइम होता है जो आखिर के 20-25 दिन होते हैं। तो रिवीजन में जो है बेस्ट सोर्स आपको पता है वो मॉक टेस्ट ही रहते हैं। एंड मॉक टेस्ट के लिए जो है अरेंजमेंट बिल्कुल की गई है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट जो है, आज पहला मॉक टेस्ट जो है वो आपके लिए आएगा। थोड़ा इसका लेवल जो है, क्योंकि आजकल PSC जो है आपको पता है बहुत टफ़ पेपर डाल रही है, तो इसका लेवल भी जो है मॉडरेट टू टफ़ रखा गया है। पूरे क्वेश्चन तो आपको पता है 100 मार्क्स का जो है पेपर ए जो है वो आपका रहता है, लेकिन यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो हैं तैयार तो ऑलरेडी हैं, लेकिन 50 ही क्वेश्चन जो है पहले वो हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 रहेगा ये इस मॉक टेस्ट का। इसके बाद पार्ट 2 जो है वो आपको कल मिल जाएगा। आज का जो पार्ट रहेगा उसमें आपको 50 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स का होगा और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.33 की रहेगी, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 0.33 की नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी रहेगी। आप जो हैं, आपके लिए टारगेट ये है कि आप 100 में से 40 नंबर जो है वो स्कोर कर दीजिए। इट मीन्स कि आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। तो जिसके भी 40 स्कोर बनेंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो इट मीन्स कि उसकी प्रेपरेशन जो है वो अच्छे लेवल पर जा रही है। और जो 40 से कम रह रहे हैं तो आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो मॉक टेस्ट दीजिए, पॉज कीजिएगा वीडियो को, क्वेश्चन के बाद आंसर देखिए, देन आपके मार्क्स कैलकुलेट कीजिएगा एंड आखिर में कमेंट में भी बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आज पार्ट 1 रहेगा, 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन जो है वो कल डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2022 मेड चेंजेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में आया, तो इसने हमारे संविधान के किन किन चीज़ों के ऊपर जो है बदलाव लाए। ऑप्शन है आपके पास, पहला है फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। एंड यहाँ पर आपके ऑप्शंस जो हैं वो ये हैं। तो आपको बताना है कि जो 86वां अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 का, तो उसकी वजह से इन तीनों में किस के बीच जो है वो चेंजेस देखने को मिले हैं इस अमेंडमेंट की वजह से, ठीक है। पॉज कीजिए, ज़रूर अपना आंसर जो है वो अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड इसका राइट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये आंसर है। फंडामेंटल राइट में भी जो है आपको आर्टिकल 21A जो है इसके तहत आया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में आपका आर्टिकल 45 आपको देखने को मिला। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है आपको आर्टिकल 51A के तहत जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इस अमेंडमेंट के द्वारा इंक्लूड की गई। तो तीनों ही में ही जो है वो आपको बदलाव देखने को मिला। आंसर इज़ 1, 2 एंड 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 2 स्टेटमेंटें आपके पास हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। याद रखिएगा, आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते टाइम प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर पढ़ा कीजिए कि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करने को पूछा गया है या करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस हैं जिनमें आपको क्वेश्चन आता भी है, लेकिन ये जो छोटी सी माइनर मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते ध्यान से क्वेश्चन को कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसकी वजह से हमारा आता हुआ क्वेश्चन जो है वो भी गलत हो जाता है और नेट रिज़ल्ट जो है हमें वो 2 मार्क्स भी नहीं आते। और 0.33 जो है वो 0.33 2 मार्क्स के 0.33 आपको पता है 0.66 होते हैं, तो 0.66 मार्क्स चले भी जाते हैं, 2 आते भी नहीं, तो लगभग हमें 3.25 मार्क्स का जो है वो एक नुकसान हो जाता है एक माइनर सी मिस्टेक की वजह से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, पहली स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िए कि पहली स्टेटमेंट है कि प्रोविजन रिगार्डिंग टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की बात हो रही है कि भारत में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 44 के अंदर है। और दूसरा है कि महाराष्ट्र इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया विद यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि महाराष्ट्र एकमात्र स्टेट है भारत की जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है, ठीक है। पॉज कीजिए, अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, आंसर बताते हैं। देखिए, पहला प्रोविज़न जो है, जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 44 के अंदर ही आता है।
लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। भारत की एक ही स्टेट है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो है, लेकिन वो महाराष्ट्र नहीं है, वो है आपकी गोवा स्टेट। ठीक है, तो गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आंसर जो है इसका वो रहेगा 2 ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो पहली पार्लियामेंट बनी थी आज़ाद भारत के बाद, ठीक है, लोकसभा बनी थी जो हमारी, उसके पहले चेयरमैन कौन थे? ठीक है, तो पहले चेयरमैन जो थे फ्री इंडिया की जो लोकसभा थी या जो पार्लियामेंट थी, वो थे आपके जीवी मावलांकर। ठीक है, तो जीवी मावलांकर जो है आपके पहले चेयरमैन थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका कि नेशनल इमरजेंसी के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, पहली है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इट्स रेवोकेशन। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की रेवोकेशन के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 का, इसने ये प्रोविजन इंक्लूड किया रिगार्डिंग द लोकलाइज इमरजेंसी टू अ पार्टिकुलर रीजन। ठीक है, अगर आपको पूरे देश में इमरजेंसी नहीं लगानी है, एक पर्टिकुलर रीजन में भी आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो ये जो है प्रावधान ये 44वें संविधान संशोधन के तहत आया। हिंदी जो है बड़ी मुश्किल है, आप भी देखते होंगे। तो लास्ट स्टेटमेंट है वो है आर्टिकल 358 के अंदर के मुताबिक जो है ये कहा जाता है कि आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा जब नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? पॉज कीजिएगा, ज़रूर आंसर कीजिए। आंसर जो है इसका वो रहेगा आपका 1 और 3। ठीक है, आंसर डी जो है आपका ऑप्शन रहेगा। पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होता रेवोकेशन के लिए, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट जो है इसको रिवोक कर सकता है, कैबिनेट की अगर मंजूरी होगी। दूसरा जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोकलाइज इमरजेंसी वाला कंसेप्ट था ये आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत नहीं आया, बल्कि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके तहत आया था। और बाकी स्टेटमेंट 3 जो है आपका ये भी सही है कि आर्टिकल 358 यही कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम आर्टिकल 19 जो है वो रिवोक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलें। 5वां क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक बिल जबकि फेडरल फीचर्स जो हैं, सॉरी, अ बिल सीकिंग अमेंडमेंट टू, यस फेडरल फीचर है, यहाँ पर फेडरल फीचर भी है, छोटा करके देखिएगा इसको। तो एक बिल जो कि फेडरल फीचर को चेंज करने के लिए अगर कोई बिल प्रपोज किया जा रहा है पार्लियामेंट में, तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान जो है वो ज़रूरी होते हैं। ठीक है, पहला है कि इट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा, इट नीड टू बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एंड तीसरा, इट नीड टू बी रेटिफाइड बाय 2/3 ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, करेक्ट बताना है आपको। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पॉज कीजिए, ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। आंसर जो है इसका वो है, आइए देखते हैं। पहला है कि इसको जो है प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत सिर्फ 2-3 बिल्स ही हैं जिनको पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की ज़रूरत होती है। जैसे आपका मनी बिल हो गया, या आपको किसी स्टेट की बाउंड्री जो है चेंज करनी है, या फिर टैक्स के रिलेटेड कोई बिल्स है, तो इनके लिए आपको प्रेसिडेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी सही है, इट नीड टू बी पास्ड विद स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, सॉरी, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत सिर्फ इन 3 बिल्स के होती है जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो फेडरल फीचर को अगर कोई बिल चेंज करा तो इसके लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। ये स्टेटमेंट गलत है, याद रखिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सही बताई है, बट बोलने में थोड़ी गलती होगी, ये गलत जो है स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है कि स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है इसको पास करने के लिए, ये बिल्कुल सही है। स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, जो फेडरल फीचर को बिल अगर कोई बदलाव कर रहा है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी आपको दोनों हाउसेस में पास करनी पड़ती है। एंड तीसरा स्टेटमेंट जो है ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर रेटिफिकेशन तो चाहिए होती है, लेकिन 2/3 नहीं होती है, ये हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, जितनी भी स्टेट है उनमें से आधी स्टेट जो है अगर इसको रेटिफाई कर देंगी तो ये बिल पास हो जाएगा। 2/3 नहीं है, 1/5, सॉरी 1/2 है। ओके, हाफ। तो आंसर इसका रहेगा वह सही कौन सा है? तो आपका सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा जो है वो गलत है। ओके, उसके बाद छठा क्वेश्चन जो है आपका वो है, आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ये भारतीय संविधान का हिस्सा हैं, जो कि और ये चीज़ें किस देश के संविधान से ली गई हैं। पहला जैसे मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये आपको मैच करना है, नीचे आपके पास आंसर है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट भी आपको पता हो अगर कौन कौन से सही हैं, तो आपको आंसर जो है वो निकल आ जाता है। ठीक है, अटैम्प्ट करते हैं। देखिए, मेथड जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, आपको पता हाल ही में इलेक्शन जो है जुलाई में प्रेसिडेंट के होने भी हैं, तो ये और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि मेथड जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट जो है इसका प्रावधान जो है ये ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये जो है म्यांमार रिपब्लिक जो है इसके द्वारा ली गई है। म्यांमार रिपब्लिक आपकी जर्मनी की है। ओके, उसके बाद जो है आखिरी जो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपका यूएसए से लिया गया है। तो ठीक है, तो इसके तहत अगर आप देख सकते हैं तो आपका राइट आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन डी आपका। ओके, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दिस इज द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर स्टेटमेंट से आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहला है कि इट हैज़ बिन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, एससी हैज़ सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी टू। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को क्या ये पावर है कि वो अगर कोई हाई कोर्ट के दिए गए ऑर्डर की जो है वो मानता नहीं है तो क्या उसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो केस चल सकता है। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस जो है ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक जो है अच्छा ग्राउंड माना जाएगा। क्या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बतानी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है इसमें वो बिल्कुल गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफाइन नहीं करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या। ये डेफिनेशन जो है अलग से जो है वो दी गई है, बनावटी सी डेफिनेशन है, इसको भी बड़ा वेग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, तो इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी बारी गलत चीज़ों में भी हो जाता है। तो बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका डेफिनेशन नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट की भी अगर कोई ऑर्डर की जो है वो मानता नहीं है तो उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हियरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट करवा सकती है। तीसरा जो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस जो है ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ग्राउंड माना जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर जो है इसका वो 2 एंड 3 रहेगा सही आंसर। उसका क्वेश्चन नंबर 8वां है वो है कि प्लूटोक्रेसी क्या है। तो प्लूटोक्रेसी जो है ये अमीर लोग जब राज करने लगते हैं किसी सोसाइटी में, द सोसाइटी गवर्न बाय द पीपल ऑफ वेल्थी पर्सन्स इज नोन एज लूटोक्रेसी। ओके, उसके बाद जो पीसा एक्ट है आपका 1996 का, उसके लिए पूछा गया है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। तो कौन कौन से प्रोविज़न इसके लिए सही हैं। पहला प्रोविज़न है कि ये प्रोविज़न जो है ये शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया जो है 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं उनके ऊपर लागू होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, साथ साथ अब देखते हैं, ऐसे लंबी हो जाएगी वीडियो। सेकंड है कि इट प्रोवाइड फॉर द राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन टू द ग्राम सभा इन मैटर रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो मैंडेटरी कंसल्टेशन जो है इन लोगों के लिए करनी है आपको ग्राम सभा के साथ इस प्रोविज़न के अंदर, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है एम्पावर ग्राम सभा टू कंट्रोल मनी लेंडिंग टू एसटीज़। ठीक है, तो ग्राम सभा को ये पावर दी गई है कि मनी वो दे सकते हैं, लोगों को लैंड कर सकते हैं, लोन पर दे सकते हैं, ये प्रोविज़न इसमें नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है वो 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी रखा गया है। कोरम जो है लोकसभा की हियरिंग को स्टार्ट करने के लिए कोरम जो है कितने मेंबर्स का होता है, तो 1/10 जो है। आई थिंक दिस इज़ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड है। स्टेटमेंट 2 दी हैं, वो है कि 57 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविज़न को भारत के संविधान में जो है लाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कीहोतो होलोहान केस जो है ये जो है 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन से डील करता है, या इसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ जो है पास किया गया। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड बी इसका आंसर है कि 52 आर्टिकल जो है इसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ आया, और आया क्यों, तो कीहोतो होलोहान केस की वजह से। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस आई उसके बाद जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल्ट जो से अगर विंटर्स में सड़कों पर अगर बर्फ़ पड़ जाती है तो उसके ऊपर साल्ट डाला जाता है, तो वो आपको पता बर्फ़ पिघलाने के लिए ही डाला जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या प्रोसेस होती है जिसकी वजह से यहाँ पर स्नो जो है वो मेल्ट होने लगती है जब उसके ऊपर साल्ट डाला जाता है। तो साल्ट जब डालते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किससे बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं और ये किसी भी चीज़ से नहीं बने होते। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ग्रेविटेशनल वेव्स को लेकर आपको पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। फिर से चीज़ याद रखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है ग्रेविटेशनल वेव्स को लेकर। तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका दिया था कंसेप्ट। बिल्कुल इसको आप इंटरेक्शन जब होती है मॉलिक्यूल्स के साथ ग्रेविटेशनल वेव्स की, तभी जाकर इसको जो है आप मेयर कर सकते हैं, और इसको डिटेक्ट किया जाता है लेज़र इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटर से। ठीक है, तो तीनों
तीनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला स्टेटमेंट गलत है। दीज ऑक्सीलेशन इन फैब्रिक्स, ठीक है, ये ऑक्सीलेशन फैब्रिक्स में नहीं होती, ये बल्कि रिपल्स की फॉर्म में होती हैं। रिपल्स आप समझते हैं, जैसे पानी में जब आप पत्थर मारते हो तो ऐसे वेव्स सी बनने लगती हैं, दीज आर द रिपल्स, एंड ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो इसी तरह से होती हैं। उसके बाद एक और थोड़ा इजी क्वेश्चन रखा गया है, आपको बताना है फैट सॉल्यूबल विटामिन्स कौन से नहीं हैं इनमें से, ठीक है। याद रखिएगा फैट सॉल्यूबल विटामिन्स KEDA, ये सारे फैट सॉल्यूबल्स होते हैं। इसके अलावा जो भी होंगे वो आपके व्हाट्स फैट सॉल्यूबल नहीं है, और आंसर आपका आएगा 2 एंड 3 ओनली, ठीक है, 2 एंड 3 ओनली। बी और सी जो है ये आपके वाटर सॉल्यूबल हैं। उसके बाद है NFT जो है, NFT मीन्स नॉन टेंजिबल नॉन फंजिबल टोकन्स की बात हो रही है। डिजिटल एसेट्स को जो है ख़रीदने एंड बेचने के लिए जो है नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं वो इनकी ओनरशिप लेने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। इसको लेकर स्टेटमेंट ये हाल ही में जो है आपको पता है UPSC का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, उसमें भी जो है क्वेश्चन आया हुआ था। सेम क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था वहाँ पर, ठीक है। पहला है कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होती है फिजिकल एसेट की, बिल्कुल होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पर होती है, बिल्कुल होती है। एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शन के तौर पर इसको मीडियम के तौर पर यूज़ किया जाता है, बिल्कुल तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर इज़ 1, 2 एंड 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इंटरनेट कुकीज़ जो हैं ये क्या होती हैं। इंटरनेट कुकीज़ जो हैं ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कि एक मैसेज होता है जो कि वेब ब्राउज़र आपको देता है, ताकि आपकी चॉइसेस जो हैं उसको वो सेव कर ले, और अगली बार जब आप साइट खोल रहे हैं या उस फ़ोन पर आ रहे हैं तो आपको उसी चॉइसेस के मुताबिक जो है वो आपको आगे वो बेटर सर्व कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है थर्मल इमेजिंग जब होती है, आपको पता है थर्मल इमेजिंग जो होती है बॉडी के टेम्परेचर से जब कोई चीज़ मापी जाती है उसको थर्मल इमेजिंग कहते हैं। कौन सी रेज उसमें यूज़ होती हैं? इंफ्रारेड रेज। आंसर बी इज़ द क्वेश्चन, पार्ट बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है आपको पता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं ये किन रूल्स पर जो हैं बेस्ड हैं, वो है आपका जेनेटिकली इंजीनियरिंग कमेटी। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होती है आपकी, वो उसके रूल्स बनाए हुए हैं, उनके तहत जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है अप्रूव भी होती हैं और आगे काम भी करती हैं। आपको बताना है ये जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है इसलिए जो है क्वेश्चन डाला गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाईफाई पर, ठीक है। वाईफाई है, वाईफाई के बाद जो है अब आपका लाईफाई आ चुका है। क्या क्या स्टेटमेंट सही है इसकी? इट यूजेस LED टू ट्रांसमिट डाटा, बिल्कुल सही जो है जवाब है। दूसरा है इट यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डाटा, नहीं ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये रेडियो वेव्स नहीं बल्कि ये जो है आपका वो लाइट वेव्स यूज़ करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो है आपकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड जो है लाईफाई की इज़ लेसर एज़ कम्पेयर टू वाईफाई, बिल्कुल ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि लाईफाई की स्पीड जो है ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाईफाई, इवन इट इज़ 10 टाइम फास्टर, ठीक है, 10 टाइम फास्टर देन वाईफाई, ठीक है। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है आपका, सही स्टेटमेंट जो है वो एक है, ओनली 1। उसके बाद है कैसलर सिंड्रोम्स जो है क्या है? कैसलर सिंड्रोम बड़ा जो है न्यूज़ में पीछे आपको देखने को मिला था हाल ही के कुछ महीनों में। कैसलर सिंड्रोम क्या है? कैसलर सिंड्रोम है कि स्पेस में जब बहुत सारी सैटेलाइट मौजूद हो जाती हैं उसके डेब्री जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से डर रहता है कि आपके जो फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं उनको डेब्री कहीं जाकर उनके साथ लग जाएगी और वो फंक्शनल सैटेलाइट भी आपकी जो उसमें नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के जो हम कह सकते हैं प्रॉब्लम है इसको कैसलर सिंड्रोम कहा गया है, ठीक है। तो आंसर ए इसका जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। कोलिजन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन लो अर्थ ऑर्बिट ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। पार्कर सोलर प्रोब जो है ये क्या है? तो पार्कर सोलर प्रोब 2018 में नासा का मिशन है सूरज के लिए, ठीक है, सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो कुछ डिसीज़ेज़ आपको दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी डिज़ीज़ जो है वो वायरल डिज़ीज़ है। तो आपकी कोविड जो है ये वायरल डिज़ीज़ है, आपकी डेंगू जो है वायरल डिज़ीज़ है, आपकी जीका जो है ये वायरल डिज़ीज़ है। प्लेग आपकी वायरल डिज़ीज़ नहीं है, प्लेग जो है आपकी वो बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, ठीक है। आंसर है 1, 2 एंड 3, बी आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि S-400 ट्रिम्प, बिल्कुल S-400 मिसाइल की ही बात हो रही है जो आपका डिफेंस सिस्टम है, हाल ही में रशिया से भारत ले रहा है।
कंसाइनमेंट आ भी गई हैं। ऑप्शन गलत आपको बताना है, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया तो बिल्कुल इजराइल से नहीं ली गई है, ये रशिया से ली गई है, तो यही स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी जो एडवांस डिफेंस सिस्टम है स्टार्ट भी हो गया है, इंडिया के पास कुछ कंसाइनमेंट आ भी गई हैं और सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद है पहला और सिर्फ एकमात्र भारतीय कौन है जिसको कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है, तो वो है आपके वी रामकृष्णन, ठीक है। इनको जो है अपना एकमात्र बंदे हैं जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है भारत के। फिट फॉर 55 जो है ये क्लाइमेट चेंज के लिए है इनिशिएटिव, पहले तो ये याद रखिएगा फिट फॉर 55 जो है ये किसके लिए है, तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए है, और किस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो ये है आपका यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव, ओके। उसके बाद है ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी है, आपने काफ़ी बार सुना होगा ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक। ये काफ़ी फेमस है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन इसके अलावा जो है आपको जो है ये भी देखना है कि माइनर क्वांटिटी में ओजोन जो है ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, और इवन वाटर वेपर जो है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करते हैं, तो तीनों ही आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आंसर इज़ 1, 2 एंड 3। अर्थ ओवरशूट डे जो है कब मनाया गया है 2022 का, और आगे भी कब मनाया जाता है, तो यह आपका जुलाई 28 को मनाया जाता है, इसी महीने में मनाया जाएगा, ठीक है। 28 को है तो 31 को आपका पेपर है, ये भी याद रखिएगा। तो अर्थ ओवरशूट करना है या नहीं करना है ये आप पर डिपेंड है। मैंग्रोव्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट जो है ये दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि मैंग्रोव्स के पास निमेटोफोर रूट्स होती हैं जो कि लो ऑक्सीजन में भी उसको जीने में जो है सर्वाइव करने में मदद करती हैं, बिल्कुल। ये रूट जो है ऑक्सीजन जो है पानी में से खींचकर प्लांट को देती हैं, जिसकी वजह से ये सर्वाइव करते हैं। उसके बाद मैंग्रोव्स जो हैं ये विविपेरस ट्रीज होते हैं, यानी इनके ऊपर जो नए सीड्स लगे हैं तो वो प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट होते हैं, जब पूरे मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद वो पानी में गिरते हैं। दूसरे प्लांट्स में आपको देखा होगा कि सीड्स जो हैं वो पहले ही धरती पर लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये जन्म देकर जो है बच्चे को पूरा मैच्योर करके एक प्लांट को वो पानी में फिर जो है वो रिलीज़ करती हैं, ठीक है। और तीसरा है कि मैंग्रोव्स जो हैं ये कोस्ट लाइन में मिलते हैं, ट्रॉपिकल्स में भी, टेम्परेट्स में भी, ज़्यादातर ट्रॉपिकल्स में मिलते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट में भी आपको थोड़े मैंग्रोव्स जो हैं वो ज़रूर मिलते हैं, ठीक। स्टेटमेंट 4 जो है आपका गलत है, क्योंकि ये सारी कोस्टल स्टेट्स में नहीं पाया जाता, 4-5 स्टेट हैं वहीं पर पाया जाता है, सभी कोस्टल स्टेट्स में मैंग्रोव नहीं मिलते आपको, ठीक है। आंसर है 1, 2 एंड 3। उसके बाद आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, वो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को लेकर जो है आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट है कि इट हैज़ अ प्रोविजन रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस की मूवमेंट कहाँ से कहाँ है, कौन ले जा सकता है, इसके प्रोविजन है। दूसरा है कि एक्सप्लेन द राइट ऑफ विलेज कम्युनिटी विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, बिल्कुल ये भी हक है, विलेज कम्युनिटी को बताया गया है कि रिजर्व फॉरेस्ट में जो है किन रिसोर्सेज पर उनका हक रहेगा। एंड तीसरा है कि इट डज़ नॉट मेंशन द प्रोसीजर टू डिक्लेयर एन एरिया एज रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसके अंदर प्रोसीजर हैं, ठीक है, डू नॉट नहीं, यहाँ पर इट डज है होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका 1 एंड 2। क्वेश्चन है इमिशन गैप रिपोर्ट जो है ये कौन जो है रिलीज़ करता है। इमिशन गैप रिपोर्ट जो आपकी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की है, इमिशन गैप रिपोर्ट। उसके बाद है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो, कौन सी चीज़ें जो है वो स्टेटमेंट मैच है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्टली मैच है, यहाँ पर आपको बताना है। मिनीमाता कन्वेंशन मर्क्यूरी के लिए है, बिल्कुल सही लिखा गया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन POPs के लिए है, बिल्कुल सही रखा गया है। किगाली एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के लिए है, नहीं गलत है, बिल्कुल ये आपका ओजोन के लिए है, ठीक है, ओजोन CFC के लिए है, ओजोन को प्रोटेक्शन करने के लिए। और तीसरा है आपका रोटरडैम कन्वेंशन, तो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट तो है हज़ार्डस की, लेकिन हज़ार्डस वेस्ट की नहीं है, ये है आपकी हज़ार्डस केमिकल्स की, ओके। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। आपको बताना है कौन सी स्टेट्स दी गई हैं। गंगा रिवर बेसिन जो है ये कौन कौन सी स्टेट जो है गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है, ठीक है, यानी गंगा जो है कौन कौन से स्टेट्स में बहती है और कौन सी ट्रिब्यूटरीज भी हैं गंगा की जो कि इन स्टेट्स में लाइज करती हैं, ठीक है।
तो आपकी गंगा रिवर बेसिन की जो इनमें से पार्ट हैं वो है आपकी हिमाचल प्रदेश में गंगा की एक ट्रिब्यूटरी आती है, आपकी हरियाणा से गंगा की एक ट्रिब्यूटरी आती है, आपकी उत्तर प्रदेश से गंगा की एक ट्रिब्यूटरी आती है। तो ये तीनों जो हैं ये आपका ये हिस्सा हैं, ठीक है, ये इनको नहीं करना, ये हिस्सा हैं। बाकी जो बच गई है वह हिस्सा नहीं है, आपके पंजाब हिस्सा नहीं है, आपकी जम्मू कश्मीर हिस्सा नहीं है, उसके बाद आपका राजस्थान हिस्सा नहीं है, आपकी उड़ीसा हिस्सा नहीं है, ठीक है। 1, 2, 5 एंड 7, ओके। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्पॉटलाइट इनिशिएटिव जो है ये किस चीज़ के रिलेटेड है? स्पॉटलाइट इनिशिएटिव जो है ये वीमेंस के अगेंस्ट जो वायलेंस बढ़ा है, जो खासकर हमने कोविड के टाइम देखा है, तो उसको रोकने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है, उसको स्पॉटलाइट इनिशिएटिव कहा गया है। तो आंसर रहेगा आपका इंक्रीज इन केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वीमेंस। उसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है, आपको डेट्स भी पता होनी चाहिए तभी जाकर आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आपको कुछ कन्वेंशंस दी गई हैं, आपकी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन इंडेंजर स्पीशीज़ साइट्स है, आपका रामसर कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन। आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जब ये फोर्स में आई, ठीक है, सबसे पहले कौन सी फोर्स में आई, सबसे बाद कौन सी फोर्स में आई, तो ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए डेट्स में आपको बताता हूँ, आप अरेंज कीजिएगा। कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीशीज़ पर जो कन्वेंशन आई है ये आपकी 1983 के अंदर आई है। उसके बाद साइट्स कन्वेंशन आपकी ये 1975 के अंदर आई है, फोर्स में आई है, ठीक है, पास पहले हुई है, फोर्स में जो हम फोर्स की बात करेंगे फोर्स कब हुई, ठीक है, ये 1975 में। रामसर कन्वेंशन आपकी ये भी 1975 में आई है, और आपकी जो डिजर्टिफिकेशन के लिए है ये आपकी 1996 में आई है, ठीक है। अब बताइए क्रोनोलॉजिकल आर्डर, ठीक है, दोनों की डेट सेम है, रामसर कन्वेंशन एंड साइट्स दोनों ही एक साल में आई हैं। अब आपको इसकी डेट्स पता होना बड़ी ज़रूरी है, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे, वरना आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट शायद नहीं भी कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ, रामसर कन्वेंशन जो है ये दिसंबर 1975 में लागू हुई है, और साइट्स कन्वेंशन आपकी जो है ये आपकी जुलाई 1975 में लागू हुई है। तो पहली आपकी साइट्स कन्वेंशन नंबर 1 पर आई है, फिर आपकी रामसर कन्वेंशन आई है, देन आपकी माइग्रेटिक स्पीशीज़ पर कन्वेंशन आई है, और लास्ट में आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4, ओके। कौन सा है 1, 2, 3 एंड 4? सॉरी, इट्स 2, 3, 2, 3, 1 एंड 4 इज़ द राइट आंसर, ओके। 2, 3, 1 एंड 4 आपका सी ऑप्शन। उसके बाद आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर नेशनल पार्क्स 4 के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है ईस्ट टू वेस्ट कौन से हैं, लाइन में बताना है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट ईस्ट टू वेस्ट, इट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। एज पर द ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चन इट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। वेस्ट टू ईस्ट अगर आप चलोगे बेटा तो सबसे पहले जो है यहाँ से आपका सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क आता है, ठीक है, ये है आपका वेस्ट, मान लीजिए ये है आपका ईस्ट। सबसे पहले जो है आपका वो सिटी फॉरेस्ट आ गया, सिटी फॉरेस्ट मान लीजिए आपका ये आ गया, सिटी फॉरेस्ट को सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पर जो है वो आपका आ गया ढांची-गाम नेशनल पार्क, ठीक है, दूसरे नंबर आपका ढांची-गाम आ गया। उसके बाद तीसरे नंबर जो है यहाँ पर आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क आ गया, और चौथे नंबर आखिर में आपका जो है वो हैमीज़ नेशनल पार्क आ गया, ठीक है। तो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा आपका 4, 1, 3 एंड 2, 4, 1, 3 एंड 2, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद इंडिया और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है भारत में खोला गया है, कहाँ खोला गया है हाल ही में, तो वो खोला गया है आपका पटना में। भारत का भी पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, और पूरे एशिया का भी पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। उसके बाद नेक्स्ट है गोल्डीलॉक्स जोन्स क्या होती हैं? गोल्डीलॉक्स जोन्स जियोग्राफी का क्वेश्चन है, वो जोन्स जहाँ पर पानी जो है आपको आसानी से मिल जाता है, पानी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ भी एग्जिस्ट करती है, उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। एंड अर्थ प्लैनेट इज़ पार्ट ऑफ गोल्डीलॉक्स जोन, ठीक है। आंसर जो है आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर है कि इट इज़ द एरिया अराउंड द सन वेयर इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट, ठीक है। पानी की एग्जिस्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर पानी एग्जिस्ट कर सकता है, तो यहाँ पर इसलिए वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा मेथड है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होता है? टेरेस फार्मिंग, कंटूर प्लगिंग, मिक्स फार्मिंग, शेल्टर बेड, सारे ही जो हैं इन सब मेथड्स की वजह से सॉइल इरोजन कम होता है।
उसके बाद अर्थक्वेक्स को लेकर जो है आपका एक कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। पी वेव्स जो हैं आर द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन सीस्मोग्राफ। पी वेव्स जो होती हैं ये सबसे पहले सीस्मोग्राफ पर जो वेव्स डिटेक्ट होती हैं, क्या वो पी वेव्स होती हैं? तो बिल्कुल पी वेव्स ही सबसे पहले आती हैं। देन है एस वेव ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। क्या ये तीनों से ट्रैवल कर सकती है एस वेव्स? तो बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ सॉलिड पर ही ट्रैवल कर सकती हैं, लिक्विड और गैसेस पर ट्रैवल नहीं करती। उसके बाद थर्ड है कि एस वेव शेडो इज़ ग्रेटर देन पी वेव शेडो जोन। की एस वेव शेडो जोन जो है वो पी वेव शेडो जोन से ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल एस वेव का शेडो जोन जो है वो पी वेव के शेडो जोन से ज़्यादा होता है। ऑप्शन इज़ राइट इज़ 1 एंड 3। देन आपका फैकोलिथ, लैकोलिथ एंड लिपोलिथ का पूछा गया है। फैकोलिथ एंड इनकी शेप्स बतानी है। इनमें से बताना है कौन से करेक्टरली मैच हैं। फैकोलिथ सॉसर शेप नहीं होते, लैकोलिथ लेंस शेप भी नहीं होते एंड लोपोलिथ डोम शेप भी नहीं होते। आंसर जो है वो आपका नन आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन सी स्टेट की कैपिटल सिटी जो है सबसे पास आपको मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से? तो ये आपको मिलेगी अगरतला की। ठीक है, अगरतला कौन सी स्टेट की जो है वो आपकी कैपिटल है? तो वह है आपकी त्रिपुरा की। ठीक है, और इवन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल इस कैपिटल सिटी को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, सबसे क्लोजेस्ट यही कैपिटल सिटी। उसके बाद है आप मान लीजिए कि न्यूयॉर्क जो है यानी अमेरिका से होते हुए आप क्रीमियन पेनिनसुला की तरफ जा रहे हैं। क्रीमियन पेनिनसुला जो है आपका यूक्रेन का हिस्सा था, अब रशिया के कब्ज़े में है। ठीक है, इसी पर कब्ज़ा करने की वजह से जो है G8 से रशिया को निकाल दिया गया था और G7 हो गए थे। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ से यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं, दरिया के किनारे जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ जो है मिलेंगी वो आपको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में बताना है कि मान लीजिए इधर से इधर जाते वक्त। ठीक है, इधर से इधर जाते वक्त सबसे पहले आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा, बिल्कुल अटलांटिक ओशन मिलेगा। देन आपको जो है मेडिटेरेनियन सी मिलेगा एंड मेडिटेरेनियन सी के बाद आपको सी ऑफ मारामारा मिलेगा एंड एगियन सी मिलेगा। फिर आपको आखिर में ब्लैक सी मिलेगा और उसके बाद क्रीमियन पेनिनसुला। ठीक है, क्रीमियन पेनिनसुला ब्लैक सी में ही हम कह सकते हैं इसका हिस्सा एक टच करता है। सबसे लास्ट में अगर आपको फर्स्ट एंड फोर्थ पता है कि पहले फर्स्ट आ रहा है लास्ट में फोर्थ आ रहा है, तब भी आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन इज़ बी आंसर। उसके बाद है कि डिसकंटिन्यूटीज़ आपको पता है काफ़ी सारी हैं हमारी अर्थ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बीच में। मेंटल एंड आउटर कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, गटनबर्ग। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन से स्टेटमेंट सही हैं? हाइट जो है ट्रोपोस्फेयर की मैक्सिमम है इक्वेटर पर, बिल्कुल इक्वेटर पर सबसे मैक्सिमम हाइट इसकी मिलती है और पोल्स पर आपको काफ़ी कम हाइट इसकी देखने को मिलेगी। देन है ट्रोपोपास जो है एक एटमॉस्फेरिक बाउंड्री है बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ट्रोपोपास जो है आपका ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। तो आंसर सही जो है ऑप्शन वो है एक। मेकाधुतु पावर प्रोजेक्ट जो है अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ पर है, आपको पता है कौन सी स्टेट में है? सबसे पहले ये तो मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आपका कर्नाटका स्टेट में आ जाता है, कर्नाटका में आ जाता है। और कौन सी नदी के ऊपर जो है ये स्थित है ये पूछा गया है, तो ये है आपका कावेरी नदी के ऊपर। ओके, मेकाधातु। पर्पल रेवोल्यूशन, लेवेंडर रेवोल्यूशन इसको कह सकते हैं। लेवेंडर आपने देखा होगा, पर्पल कलर का होगा। हाल ही में पर्पल रेवोल्यूशन जो है वो आया है। लेवेंडर की खेती करने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर की कुछ स्टेट्स जो है उनको चुना गया है इस लेवेंडर मिशन के लिए। कौन सी स्टेटमेंट सही है लेवेंडर मिशन को पर्पल मिशन के लिए? तो वह है कि एरोमा मिशन के अंडर आता है, बिल्कुल आता है। कहाँ कहाँ से लॉन्च किया गया है? डोडा, रामबन, किश्तवाड़, पामपोर, बिल्कुल सही है। उसके बाद है इसके तहत जो इनकम फार्मर की वो बढ़ाने का सोचा गया है बाय द कल्टीवेशन ऑफ लेवेंडर क्रॉप। सबसे पहले ही आपको ये मैंने बताया, ये भी सही है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। 1, 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है डेडलीस्ट साइक्लोन जो भारत में आया है उसका क्या नाम था? तो डेडलीस्ट साइक्लोन आपको मैं अगर बताऊं तो 1970 की बात है, सबसे डेडलीस्ट साइक्लोन भारत में देखा गया है। बांग्लादेश में भी इसका काफ़ी नुकसान हुआ। मोर देन 3 लैक्स पीपल्स
मोर देन 3 लाख पीपल्स जो है इसमें वो अपनी जान गंवा बैठे और बिलियंस का नुकसान जो है वो भारत को देखने को मिला। बांग्लादेश में भी काफ़ी नुकसान किया। तो इसका नाम जो है वो क्या था, इसका नाम था वो था साइक्लोन भोला। ओके, भोला इज़ द डेडलीस्ट साइक्लोन। उसके बाद है कि मेटेरोलॉजिकल फिनोमिना आपको कुछ दिए गए हैं। एल नीना है, ला नीना है, नेगेटिव इंडियन ओशन पोल है एंड मेडिसन जूलियन ऑक्सीलेशन साइकिल है जो कि 40 दिन से ज़्यादा तक की होती है। इसमें से आपको बताना है कि पॉजिटिव इफेक्ट जो है इंडियन मानसून पर इनमें से किस किस का पॉजिटिव इफेक्ट मीन्स के किस की वजह से ज़्यादा जो है अच्छी रेनफॉल जो है मानसून के टाइम भारत में होती है। ठीक है, अल नीना की वजह से नहीं होती, क्योंकि आपको पता है अल नीना जब होता है, अल नीना फिनोमेना जब होगा तो मानसून बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और बारिश अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, एंड वन सही नहीं है तो आपके पहला और दूसरा आंसर ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी गलत हो गया। ला नीना की वजह से अच्छी रेनफॉल होती है। नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से भी जो है अच्छी बारिश नहीं होती, तो इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता। एंड आखिर में अगर आप देखोगे तो मेडिसन जूलियन ऑक्सीलेशन जो कि 40 दिन से अगर ज़्यादा होगी तो फिर इसकी वजह से भी भारत में मानसून जो है उसमें ब्रेक्स आ जाती हैं, अच्छा मानसून नहीं हो पाता। तो सिर्फ ला नीना की वजह से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है 50वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, वो है बॉक्साइट के रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बतानी है कौन में से इनमें से कौन सी जो है वो सही है। ठीक है, इट इज़ अ फेरिश मेटेलिक मिनरल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट को यूज़ किया जाता है क्या? बिल्कुल किया जाता है। दूसरा है ओडिशा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सोच के बताइएगा। ओडिशा, यस इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। ऑप्शन जो है बोथ 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये 50 क्वेश्चन है, इसके आगे भी जो है ये 50 क्वेश्चन हैं, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, 36 मिनट हो चुके हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं खींचेंगे और ये वीडियो जो है ये हम कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।